यूपी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, आभार, वंदन एवं अभिनंदन। और यूपी ट्रिपल एस सी आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आप लोगों का पहला चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से आप लोगों का सिलेबस निर्धारित है उसी हिसाब से आप लोगों का ये चैप्टर है। तो चैप्टर के क्या कहते हैं, सिलेबस के हिसाब से आप लोगों का जो पहला चैप्टर है वो रस शास्त्र एवं भैषज कल्पना। इसके अंतर्गत आप लोगों को जो पहला चैप्टर पढ़ना है वो पारद का परिचय है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रस शास्त्र क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि हमने आप लोगों से पहले भी चर्चा किया हुआ था, यहाँ पर एक बार फिर से सुनिएगा। रस शास्त्र का अर्थ, तो रस धन शास्त्र, मतलब आप यहाँ पर देखिएगा रस और धन शास्त्र, ये दो चीज़ें जो हैं, दो चीज़ों से मिलकर के रस शास्त्र बना हुआ है। रस मुख्य रूप से पारद, पारद का मतलब मरकरी, जिसका हम वैज्ञानिक नाम हाइड्रोजेरम के नाम से जानते हैं। व्यापक अर्थ में पारद धातु, उपधातु, खनिज, रत्न तथा विष द्रव्यों का भी बोध कराता है। मतलब इस पारद में इतना गुण होता है कि यह जो है पारद जो है ये धातु, उपधातु, खनिज, रत्न तथा विष द्रव्यों का बोध कराता है। शास्त्र का मतलब क्या होता है? शास्त्र का मतलब वह विज्ञान या ज्ञान जो किसी विषय का व्यवस्थित अध्ययन कराए, उसको हम क्या बोलते हैं? शास्त्र बोलते हैं। तो रस शास्त्र का मतलब क्या हो गया कि जिसमें धातु, उपधातु, खनिज, रत्न, विष द्रव्यों इत्यादि सबका बोध हो जाए पारद के अंतर्गत, तो उसका शास्त्र मतलब रस और शास्त्र दोनों को मिला करके रस शास्त्र बना हुआ। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पारद तथा अन्य खनिज धातु द्रव्यों के शोधन, मारण, निर्माण, भंडारण एवं औषधीय उपयोग का विज्ञान रस शास्त्र कहलाता है। एक बार फिर से आप लोग समझिएगा कि पारद तथा अन्य खनिज धातु द्रव्यों के शोधन, किसका? पारद तथा अन्य खनिज धातु द्रव्यों का शोधन, मतलब जिसका शोधन किया जा सके, जिसका मारण किया जा सके, जिसका निर्माण किया जा सके और उसका भंडारण किया जा सके और उसका औषधीय उपयोग किया जा सके, ऐसे औषधीय उपयोग के विज्ञान को क्या कहा जाता है? रसशास्त्र कहा जाता है, रसशास्त्र कहलाता है। परिभाषा इसकी क्या है? जिस आयुर्वेदिक शाखा में पारद, धातु, उपधातु, खनिज, रत्न आदि का शोधन, मारण तथा उनसे सुरक्षित सभी प्रभावी औषधियों का निर्माण और उपयोग बताया गया है उसे रसशास्त्र कहते हैं। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रमुख श्लोक क्या है? रस्यते इति रसः। क्या है? रस्यते इति रसः। इसका श्लोक क्या है? रस्यते इति रसः, अर्थात जो शरीर में शीघ्र व्याप्त होकर अपना प्रभाव उत्पन्न करे उसे रस कहते हैं। एक प्रसिद्ध उक्ति है, रसो रसायनम श्रेष्ठम रोग दारिद्र्य नाशनम। कहने का मतलब यह है कि रसौषधियाँ उचित विधि से तैयार होने पर रोगों का नाश करने वाली तथा स्वास्थ्य की रक्षा करने वाली होती हैं। विभिन्न रस ग्रंथों जैसे रस तरंगिनी आप पढ़ेंगे, रस रत्न समुच्चय आप पढ़ेंगे, रसेंद्र चूड़ामणि आप पढ़ेंगे। इसमें श्लोकों के पाठों में थोड़ा सा अंतर मिल सकता है, लेकिन अगर हम उसका अध्ययन करना शुरू कर दें, उसके तह में जाएं, तो हमको यही आप निकल करके आएगा कि रस औषधियों का उचित विधि से तैयार होने पर रोग का नाश करने वाली तथा स्वास्थ्य की रक्षा करने वाली माना गया है। इसमें रसशास्त्र का उद्देश्य देखिएगा। रसशास्त्र के विभिन्न उद्देश्य हैं। जैसे पहला है पारद का शोधन एवं संस्कार करना। क्या है? पारद का शोधन एवं संस्कार करना। दूसरा धातु एवं खनिजों को औषध योग्य बनाना। तीसरा कम मात्रा में प्रभावी औषधियों को तैयार करना। चौथा कठिन एवं जीर्ण रोगों की चिकित्सा करना। पांचवा रसायन एवं वाजीकरण चिकित्सा में सहायता प्रदान करना। अब देखिएगा रसशास्त्र में प्रयुक्त प्रमुख द्रव्य, रसशास्त्र में प्रयुक्त प्रमुख द्रव्यों में आपका पारद है, गंधक है, अभ्रक है, ताम्र का मतलब तांबा है, लौह का मतलब लोहे से है, स्वर्ण सोने से है, रजत चांदी से है, यसद का मतलब जिंक से है और वंग का मतलब टीन से है। तो इतने प्रकार के रसशास्त्र में ये प्रमुख द्रव्य हैं जिनका आप लोग बार बार प्रयोग देखेंगे। एक बार पुनः आप लोगों को बताना चाहते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की हमारी ये जो वैकेंसी है और जो आप लोगों का सिलेबस निर्धारित हुआ है उसका ये पहला क्लास है और उसके हिसाब से आप लोगों का अध्ययन शुरू किया गया है, जिसमें हम आप सभी लोगों को वीडियोज़ 10,000 प्लस MCQs PDF
क्लास PDF, डेली क्विज, इन सभी के माध्यम से आप लोगों को हम जोड़ कर रखेंगे। आप लोगों को सफल कराने की पूरी हम लोगों की गारंटी है। आप लोग हमारे साथ बने रहें। इससे अत्यधिक जानकारी करने के लिए आप हमारे नंबर 90 26 92 73 15 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके और महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। और मात्र रुपया 999 में आप हमारे साथ जुड़ करके अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। तो अब जो यहाँ पर आप लोगों को अभी रसशास्त्र आप लोगों ने देखा, और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है भैषज कल्पना। तो रसशास्त्र और भैषज कल्पना के अंतर्गत ही आप लोगों को पारद का परिचय पढ़ना है। तो सबसे पहले हम रसशास्त्र का अध्ययन किए, रसशास्त्र के बारे में जाने कि रसशास्त्र क्या, भैषज कल्पना के बारे में जानते हैं। भैषज कल्पना का मतलब क्या है? भैषज प्लस कल्पना, भैषज कल्पना कहलाता है। भैषज का मतलब औषधि जो रोग का नाश करे। भैषज का मतलब क्या होता है? भैषज वह औषधि है जो रोग का नाश करे। कल्पना क्या है? निर्माण की विधि, प्रक्रिया या उपयुक्त रूप देना। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर कल्पना का मतलब कभी सोचना, ख्वाब देखना, स्वप्न देखना, इससे बिल्कुल कभी मत जोड़िएगा। यहाँ पर कल्पना का मतलब निर्माण की विधि, प्रक्रिया या उपयुक्त रूप देना ही कल्पना कहलाता है। अर्थात औषधियों को विभिन्न रूपों जैसे स्वरस, कल्क, क्वाथ, फांट, हिम, चूर्ण, बटी, अवलेह, आसव, अरिष्ट आदि में बनाने की वैज्ञानिक प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इसी को भैषज कल्पना कहते हैं। देखिए औषधियों में जैसे ये जो आपको स्वरस है, कल्क है, क्वाथ है, फांट है, हिम, चूर्ण, वटी, अवलेह, आसव, अरिष्ट, मतलब इतने रूपों में औषधियाँ हम प्राप्त करते हैं जिसका हम उपयोग करके अपनी व्याधियों को, अपनी बीमारियों को, अपनी समस्याओं का निजात करते हैं जो हमारे शरीर में उपलब्ध होती हैं। तो ये जो है आप लोगों के सामने टॉपिक रहा। और इसकी परिभाषा आप लोग देखिएगा। आयुर्वेद की वह शाखा जिसमें औषधियों के संग्रह, शोधन, निर्माण, संरक्षण, मात्रा, अनुपात तथा उपयोग का अध्ययन किया जाता है, उसे भैषज कल्पना कहते हैं। क्या कह रहा है परिभाषा इसकी? क्या कहती है? आयुर्वेद की वह शाखा जिसमें औषधियों का संग्रह मतलब औषधियों को इकट्ठा करना, उनको शोधन का मतलब उनको शुद्ध करना, उनको निर्माण करने का मतलब बनाना, संरक्षण का मतलब उनको सुरक्षित रखना, उनकी मात्रा, अनुपात और उपयोग का अध्ययन किया जाता है, उसे भैषज कल्पना कहते हैं। इसका प्रमुख उपयोग जो है वो चरक संहिता में दिया हुआ है। भेषजम नाम तद दुपकरोति व्याधे, अर्थात जो रोग को दूर करे या रोगी के स्वास्थ्य में सहायता करे वही भैषज मतलब वही औषधि कहलाता है। एक अन्य उक्ति इसकी क्या है? स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इसका मतलब क्या है? आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है? स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, दूसरा रोगी के रोग का निवारण करना। ये आयुर्वेद का उद्देश्य है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा मतलब जो बीमार नहीं है वो बीमार ना हो, और जो बीमार हो गए हैं उनकी बीमारी को दूर कर उनको स्वस्थ बनाने का काम ये आयुर्वेद का है। भैषज कल्पना इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए औषधियों को उचित रूप से तैयार करना सिखाती है। और भैषज कल्पना का उद्देश्य क्या है? औषधियों को प्रभावी बनाना, औषधि को सुरक्षित एवं उपयोगी बनाना, रोग के अनुसार उचित रूप से औषधि तैयार करना, औषधि का स्वाद, संरक्षण और सेवन को आसान बनाना, उचित मात्रा एवं अनुपात निर्धारित करना। भैषज कल्पना के प्रमुख रूप क्या हैं? आप देखिएगा, जैसे इसमें स्वरस है तो स्वरस में जैसे तुलसी का स्वरस हो गया, कल्क है तो नीम का कल्क हो गया, क्वाथ है तो दशमूल क्वाथ हो गया, फांट है तो धनिया का फांट हो गया, हिम है तो धान्यक हिम हो गया, चूर्ण है तो त्रिफला चूर्ण हो गया, बटी है तो संजीवनी बटी हो गई, अवलेह है तो चौपरास है, आसव है तो कुमार आसव है, अरिष्ट के रूप में अगर है तो दशमूला अरिष्ट। मतलब ये विभिन्न प्रकार की औषधियाँ क्या कहते हैं? विभिन्न प्रकार की कल्पना और उनका उदाहरण, जैसे किस रूपों में ये बनता है। जैसे स्वरस है तो तुलसी को कूट करके गार करके उसका ताज़ा रस निकालना वो स्वरस कहलाता है। नीम है पीस करके चटनी बना देना तो वो नीम कल्क के रूप में जाना जाता है। क्वाथ है तो उसमें 10 औषधियों को कूट करके और फिर खूब खौलाया जाता है और जब 1/4 भाग बचता है तो वो दशमूल क्वाथ बन जाता है। फांट है जैसे धनिया को दरदरा कूट करके और पानी में डाल करके उसको रख दीजिए और क्या कहते हैं 30-35 मिनट के बाद उसको उपयोग में ले लीजिए, वो फांट कहलाता है। हिम है आपका, जैसे मान लीजिए धनिया ही है, उसको कूट करके रात भर भिगो दीजिए 8 से 12 घंटे तक और सुबह छान करके पी लीजिए, वो हिम के रूप में जाना जाता है, उसको हम धान्यक हिम कहते हैं। जैसे चूर्ण है तो चूर्ण में जैसे मान लीजिए हरा बहेरा आंवला मिला करके कूट दिया आपने तो त्रिफला चूर्ण बन गया। जैसे बटी है तो संजीवनी बटी के रूप में प्रयोग होता, बटी माने गोली। अवलेह का मतलब जैसे मतलब वो चटनी के रूप में होता है, वो जैसे च्यवनप्राश आपका हो गया।
आसव आपका जैसे कुमार आसव बनाया जाता है, अरिष्ट का मतलब जैसे दशमूला अरिष्ट बनाया जाता है आपका। इस तरीके से औषधियों के संग्रह, शोधन, निर्माण, मात्रा, संरक्षण, अनुपान एवं उपयोग का विज्ञान भैषज कल्पना कहलाता है। तो यहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा कि औषधियों का संग्रह, इसका शोधन, इसका निर्माण, इसकी मात्रा, इसका संरक्षण, इसका अनुपान एवं उपयोग का विज्ञान क्या कहलाता है? ये भैषज कल्पना कहलाता है। इसकी याद रखने की ट्रिक आप लोग देख लीजिएगा। भैषज का मतलब औषधि, कल्पना का मतलब बनाने की विधि। भैषज कल्पना का मतलब औषधि बनाने का विज्ञान, मतलब फार्मास्यूटिकल साइंस ऑफ आयुर्वेदा। भैषज कल्पना औषधि कैसे बनाई जाती है, और भैषज कल्पना का मतलब औषधि कैसे बनाई जाती है। और रसशास्त्र का मतलब धातु और खनिज से औषधि कैसे बनाई जाती है। मतलब भैषज कल्पना में ये जानना है हमको, भैषज कल्पना में ये जानना है कि औषधि का निर्माण कैसे होता है, और रसशास्त्र के अनुसार हमको ये पढ़ना है कि धातु और खनिज से औषधियाँ कैसे बनाई जाती हैं। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसके अंतर्गत हमको आज हमको इसका अध्ययन करना है। इसमें रसशास्त्र और भैषज कल्पना में अंतर आप देखिएगा कि आधार इसका देखिए। भैषज कल्पना ये औषधियों को विभिन्न रूपों में बनाने का विज्ञान है। भैषज कल्पना क्या है? औषधियों को विभिन्न रूपों में बनाने का विज्ञान। और रसशास्त्र का मतलब क्या हो गया? पारद हो गया, धातु खनिज आदि से औषधि बनाने का विज्ञान। किससे? पारद से, धातु से, खनिज से, या इन चीज़ों से जो औषधियाँ बनती हैं उसको क्या बोलते हैं? वो औषधि का विज्ञान है। अगला मुख्य विषय इसका क्या है? जैसे आपका क्या कहते हैं, भैषज कल्पना है, इसमें हम स्वरस, कल्क, क्वाथ, फांट, हिम, चूर्ण, बटी, औलेह, आसव और अरिष्ट आदि का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। और क्या कहते हैं, जब हम रसशास्त्र के अंतर्गत आते हैं तो इसमें पारद, गंधक, अभ्रक, लोहा, ताम्र, स्वर्ण, रजत, भस्म, कुपी, पाक, परपटी आदि का निर्माण यहाँ पर हम करते हैं। अगला है मुख्य कार्य, औषधि का निर्माण, मात्रा, अनुपान का संरक्षण। मतलब भैषज कल्पना के अंतर्गत हम औषधि के निर्माण का, उसकी मात्रा का और अनुपान सिद्धांत और संरक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और जब हम रसशास्त्र के अंतर्गत चलते हैं तो धातु खनिज का शोधन, मारण और रसौषधि निर्माण का हम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उपयोग होने वाले द्रव्य मुख्यतः वनौषधियाँ होती हैं, जैसे हर्बल ड्रग्स इसके अंतर्गत आते हैं। और रसशास्त्र के अंतर्गत धातु, खनिज, रत्न तथा पारद वर्ग वाली चीज़ें आती हैं। इसका उद्देश्य क्या है? रोग के अनुसार उचित औषधि रूप तैयार करना। रोग के अनुसार उचित औषधि रूप तैयार करने का मतलब जिस प्रकार की रोग है, अगर मान लीजिए स्वरस से ठीक हो जाएगा तो स्वरस बनाएंगे, अगर कल्क से ठीक होगा तो कल्क बनाएंगे, अगर क्या कहते हैं फांट से सही होने के लायक है तो फांट देंगे। मतलब जिस हिसाब से औषधि का क्या कहते हैं वो रहता है, उसका मात्रा रहता है, उसी हिसाब से उसको दिया जाता है। कम मात्रा में प्रभावी होते हैं क्या कहते हैं रस, और रस शास्त्र के अंतर्गत ये कम मात्रा में प्रभावी होती हैं, रस औषधियाँ तैयार करना पड़ता है। अगला है उदाहरण इसका, जैसे त्रिफला चूर्ण, दशमूल, क्वाथ, च्यवनप्राश, और इसके अंतर्गत लौह भस्म, अभ्रक भस्म, मकरध्वज और रस सिंदूर इत्यादि आता है आपका। भैषज कल्पना, औषधि कैसे बनाई जाती है? अभी हमने बताया ना, अभी ऊपर आप लोगों को रसशास्त्र धातु और खनिज से औषधियाँ कैसे बनाई जाती हैं इसके बारे में। अब आपकी टॉपिक आज का जो है, जो पारद है, पारद क्या है और ये किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से औषधि के रूप में आता है, इसके बारे में अध्ययन करना है। तो पारद जो है रसशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण द्रव्य है। किसका? रसशास्त्र का। पारद किसका महत्वपूर्ण द्रव्य है? ये रसशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण द्रव्य है। आयुर्वेद में इसे रसों का राजा रसेंद्र कहते हैं। क्या? आयुर्वेद में इसे रसों का राजा रसेंद्र कहा गया है। लगभग संपूर्ण रसशास्त्र का आधार पारद ही माना जाता है, क्योंकि अनेक रसौषधियों के निर्माण में इसका प्रमुख स्थान है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार पारद जो है मरकरी, जिसको आप हाइड्रोजीरम Hg के अंतर्गत के नाम से जानते हैं, एक धात्विक तत्व है जो सामान्य ताप पर द्रव मतलब ये लिक्विड मेटल कहलाता है। यह चांदी जैसे चमक वाला होता है, भारी और तरल धातु है। जैसा हमने आप लोगों को बताया, जो आप लोगों का बुखार नापने वाला क्या कहते हैं आता है थर्मामीटर, उसमें आप देखेंगे अगर वो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर नहीं है तो उसमें जो चमकदार धातु भरी होती है वो पारा ही होता है, और वो एकदम बिल्कुल चांदी की चमक वाला होता है और बहुत वजनी धातु होता है। तो यहाँ पारद शब्द का व्युत्पत्ति देखिएगा। पारद का मतलब पारधन ध, इसका मतलब पार का मतलब पार कराना,
किससे पार कराना, दुख या रोग से मुक्ति दिलाना या उससे पार कराना। दा का मतलब देने वाला, मतलब जो दुख या क्या कहते हैं समस्याओं से मुक्ति दिला दे, उससे पार करा दे, उसी को हम क्या कहते हैं, पारद कहते हैं। अर्थात जो मनुष्य रोगों और कष्टों के पार ले जाए वह पारद कहलाता है। क्या कहलाता है? जो मनुष्य को रोगों और कष्टों से पार ले जाए, किससे? रोगों और कष्टों से पार ले जाए, उसी को पारद कहते हैं। पारद की परिभाषा देखिएगा, रसशास्त्र में पारद वह प्रमुख द्रव्य है जिसका शोधन एवं संस्कार करके विभिन्न रस औषधियों का निर्माण किया जाता है। मतलब यहाँ पर रसशास्त्र में जो पारद है ये मतलब प्रमुख द्रव्य तो है ही है, लेकिन इसका शोधन और संस्कार जब तक नहीं किया जाएगा तब तक इससे औषधियों का निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो पारद है, जिसको रसशास्त्र का प्रमुख द्रव्य माना जाता है, इसका शोधन संस्कार करके विभिन्न रस औषधियों का निर्माण किया जाता है। शास्त्रीय परिभाषा इसका व्युक्तिगत है, मतलब पारयति रोगादि दुखात इति पारदा, अर्थात जो रोग दुख एवं कष्टों से पार कराए उसे पारद कहते हैं। रसशास्त्र की परिभाषा देखिएगा, रसशास्त्र में पारद एक प्रमुख धात्विक द्रव्य है। क्या है? रसशास्त्र में पारद जो है एक प्रमुख धात्विक द्रव्य है। इसे रस औषधियों का राजा रसेंद्र माना गया है। शोधन एवं संस्कार के बाद इसका उपयोग विभिन्न आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण में किया जाता है। तो ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है रसशास्त्र की, कि रसशास्त्र में पारद एक प्रमुख धात्विक द्रव्य है जिसे औषधियों का राजा रसेंद्र माना गया है। शोधन एवं संस्कार के बाद इसका उपयोग विभिन्न आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण में किया जाता है। पारद रसशास्त्र का प्रधान द्रव्य है। पारयति रोगादि दुखात इति पारदा, अर्थात जो रोग एवं दुखों के पार कराए वह पारद कहलाता है। शोधन एवं संस्कार के पश्चात इसका उपयोग विभिन्न रस औषधियों के निर्माण में किया जाता है। इसको याद रखने की ट्रिक देखिएगा, पारद माने रोग से पार कराने वाला, रस शास्त्र का राजा पारद है। मतलब ये दोनों टॉपिक आप लोग याद रखिएगा कि रस शास्त्र का राजा क्या है, रस शास्त्र का राजा पारद होता है। इसे रसेंद्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको रसेंद्र भी कहते हैं, क्योंकि ये समस्त रोगों को पार कराने वाला होता है। अब पारद का पर्यायवाची यहाँ पर देखिएगा, विभिन्न ग्रंथों में पारद के अनेक नाम मिलते हैं। जैसे नाम और अर्थ देखिएगा, रस का मतलब श्रेष्ठ द्रव्य, पारद का मतलब रोगों से पार कराने वाला, सूत का मतलब शिववीर के रूप में वर्णित, रसेंद्र का मतलब रसों का राजा है ये, मिश्रक का मतलब अनेक धातुओं से मिलने वाला है ये, शिवबीज का मतलब भगवान शिव से संबंधित माना गया है। पारद का परिचय आप लोग देखिएगा, विषय और विवरण देख लीजिए। इसका संस्कृत नाम पारद रस या सूत के नाम से जाना जाता है। इसका हिंदी नाम पारा है। इसका अंग्रेजी नाम मरकरी है और इसका रासायनिक संकेत जो है वो एच जी इसलिए बोलते हैं बच्चों, क्योंकि इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो हाइड्रोजीरम है, इसलिए एच जी बोला जाता है इसको। इसका परमाणु क्रमांक 80 है और अवस्था इसका सामान्य ताप पर द्रव धातु ये रहता है। रंग इसका चमकीला चांदी जैसा होता है और इसका घनत्व तो बहुत अधिक होता है। मतलब अगर 5 लीटर के जर्किन में पारा को भर दिया जाए तो लगभग उसका वजन 80 किलो के आसपास में जाएगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि जब 5 लीटर का जर्किन है तो 80 किलो कैसे जाएगा, लेकिन उसका इतना घनत्व तो होता है कि 5 लीटर में भरने के बाद उसका घनत्व तो लगभग 80 के आसपास जाता है। ये जो है हम लोग जब इंटरमीडिएट पढ़ रहे थे तभी इसको हम लोगों को पढ़ाया गया था। तो इसका प्रमुख श्लोक क्या है? रस ग्रंथों में पारद का अत्यंत महत्व बताया गया है। पारदा सर्व रोगघ्नो जरा मृत्यु विनाशना। इसका मतलब क्या हो गया? अगर संस्कारित पारद से बनी औषधियों को अनेक रोगों में उपयोगी तथा रसायन गुणयुक्त माना गया है। इसका मतलब क्या है? संस्कारित पारद का मतलब जैसे पारा मिला हुआ है उसका शोधन करने के बाद जो पारा बनता है उससे जो औषधियाँ बनाई जाती हैं, रस औषधियाँ बनाई जाती हैं, वह विभिन्न प्रकार के रोगों में क्या कहते हैं, बहुत लाभकारी होता है। रसो रसायनम श्रेष्ठम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रसो रसायनम श्रेष्ठम के नाम से पुकारा जाता है। रस पारद को श्रेष्ठ रसायन द्रव्य कहा जाता है। आयुर्वेद में पारद का महत्व क्या है? रसशास्त्र में कहा जाता है यदि पारद नहीं होता तो रसशास्त्र भी नहीं होता। मतलब क्या कहते हैं
कि यदि पारद नहीं होता तो रसशास्त्र भी नहीं होता, क्योंकि अधिकांश रस औषधियाँ पारद के बिना बनती ही नहीं हैं। तो इसलिए जैसे कज्जली हो गया, रस सिंदूर हो गया, मकरध्वज हो गया, परपटी हो गया, कुपीपाक रसायन हो गया, ये कोई भी औषधि नहीं बनती अगर पारद न होता, अगर पारा न होता तो ये बनबे न करता, क्योंकि इसका जो मेन सब्सटेंस है वो आपका पारा ही है। यदि आप रसायन शास्त्र पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि पारद को रसशास्त्र का प्राण क्यों कहा जाता है, सोल ऑफ रसशास्त्र क्यों कहा जाता है। तो इस पर आप लोग मतलब इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, पारद को रसशास्त्र क्यों कहा जाता है, पारद इतना महत्वपूर्ण क्यों है। एक उदाहरण से समझिएगा, जैसे मान लीजिए आपको घर बनाना है, तो घर बनाने में जो महत्वपूर्ण चीज़ें लगती हैं, जैसे आपका ईंट हो गया, रेत हो गया, लोहा हो गया, सीमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें जब आप इकट्ठा कर लेते हैं, ये सभी चीज़ें आप लोग इकट्ठा कर लें और पता लगे कि सीमेंट का पार्ट आप लोगों के पास है ही नहीं है, तो अगर सीमेंट नहीं होगा तो कैसे घर मजबूत बन पाएगा। अब अगर आप उसको कच्ची मिट्टी से जोड़ करके बना दें तो वो टिकाऊ नहीं होगा, उतना उसमें ताकत नहीं आएगी, उतना वो लोड नहीं सह पाएगा, तो इसलिए वो कमज़ोर हो जाएगा। इसी प्रकार रसशास्त्र में जैसे गंधक है, अभ्रक है, लोहा है, तांबा है और क्या कहते हैं सोना है, लेकिन अगर पारद नहीं है तो अनेक प्रमुख रस औषधियाँ बनाई ही नहीं जा सकती हैं, क्योंकि बिना पारे के उन रस औषधियों को बनाना संभव है ही नहीं। इसी कारण कहा जाता है कि यदि पारद नहीं होता तो रसशास्त्र भी नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं है कि रसशास्त्र में केवल पारद नहीं है, बल्कि पारद इस विज्ञान का सबसे केंद्रीय और महत्वपूर्ण द्रव्य है। क्या है? पारद इस विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय द्रव्य के रूप में मौजूद रहता है। पारद का महत्व किन कारणों से है? रस औषधियों का मुख्य आधार। आप देखिएगा रसशास्त्र में अनेक प्रसिद्ध औषधियाँ पारद से बनती हैं। अभी ऊपर भी हमने बताया, जैसे कज्जली हो गया, रस सिंदूर हो गया, मकरध्वज हो गया, परपटी हो गया और कुपीपाक रसायन हो गया। यदि पारद उपलब्ध न हो तो इनका निर्माण बिल्कुल संभव नहीं है, ये बन ही नहीं सकते। अन्य धातुओं के साथ इनका संयोजन देखिएगा। पारद की एक विशेषता यह है कि यह कुछ धातुओं के साथ मिलकर विशेष मिश्रण अमलगम बना सकता है। रसशास्त्र में इसी गुण का उपयोग विभिन्न प्रक्रियाओं में किया जाता है। क्या बनाता है? ये अमलगम बनाता है। क्या बनाता है? अमलगम बनाता है। इसलिए जो है इसका उपयोग विभिन्न प्रक्रियाओं में किया जाता है। इसका योगवाही गुण देख लीजिएगा। आयुर्वेद में पारद को योगवाही कहा गया है। क्यों योगवाही कहा गया, इसको आप लोग समझिएगा। जिस औषधि के साथ इसे उचित रूप में संसाधित करके प्रयोग किया जाता है उसके गुणों को प्रभावी ढंग से कार्य करने में सहायक माना जाता है। मतलब जिसके साथ इसको संस्कारित करके लगा दिया जाएगा वहाँ पर ये उसकी पोटेंसी को, उसकी क्षमता को बढ़ा देगा, इतनी ताकत उसकी बढ़ा देगा कि बीमारी को ठीक कर दे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक डिलीवरी बॉय है, दवा जैसे पार्सल, शरीर जैसे दवा यहाँ पर पार्सल समझ लीजिए, शरीर का मतलब घर समझ लीजिए, और डिलीवरी बॉय को आप पारद समझ लीजिए। तो डिलीवरी बॉय पार्सल को सही जगह पहुँचाता है। उसी प्रकार आयुर्वेद में पारद को औषधि गुणों को शरीर में पहुँचाने में सहायक माना गया है। मतलब ये जो पारद होता है आपके शरीर में विभिन्न सूक्ष्म स्थानों तक पहुँच करके और आपको रोगों से लाभ दिलाने का काम करता है। कम मात्रा में उपयोग। अनेक रस औषधियाँ बहुत कम मात्रा में दी जाती हैं। जैसे जहाँ कुछ हर्बल औषधियाँ ग्राम में दी जाती हैं, वहीं कई रस औषधियाँ मिलीग्राम में दी जाती हैं। क्योंकि इसकी पोटेंसी ज़्यादा होती है इसलिए इसको मिलीग्राम में देते हैं, कहीं फ़ायदे की जगह नुकसान ना हो जाए, इसलिए इसकी मात्रा यहाँ पर कम करके दी जाती है। रसायन चिकित्सा में इसका महत्व देखिएगा। आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा का उद्देश्य जो है ये स्वास्थ्य की रक्षा करना, शक्ति बनाए रखना, दीर्घायु का समर्थन करना माना गया है। संस्कारित पारद से बनी कुछ रसौषधियों का वर्णन इस संदर्भ में मिलता है। जैसे कज्जली हो गया। क्या है? शोधित पारद धन शोधित गंधक को अच्छी तरह मर्दन का मतलब खूब घोंटा जाए और बनने वाला काला महीन चूर्ण जो होता है वो कज्जली कहलाता है। तो कौन कौन सी चीज़ है? मतलब शोधित पारद और शोधित गंधक, इन दोनों को अच्छी तरीके से डाल करके खरल में और खूब घोंटा जाए, कूटा नहीं जाए, खूब घोंटा जाए, रगड़ा जाता है उसको। खूब रगड़ने पर जो काला महीन चूर्ण प्राप्त होता है उसी को क्या बोला जाता है? कज्जली बोला जाता है। इसका महत्व क्या है? लगभग सभी प्रमुख रसौषधियों की शुरुआत कज्जली से होती है। इसे रसशास्त्र की आधारभूत तैयारी माना जाता है। अब रस सिंदूर जैसे है, कज्जली को विशेष कुपीपाक विधि से संसाधित करने पर रस सिंदूर बनता है। महत्व इसका रसशास्त्र की प्रसिद्ध रसौषधियों में से एक है। निर्माण में पारद अनिवार्य होता है। अब जैसे आपका मकरध्वज है, मकरध्वज यह पारद गंधक तथा पारंपरिक विधियों के अनुसार अन्य द्रव्यों के साथ विशेष प्रक्रिया से बनाई जाती है। ये प्रसिद्ध रसौषधि है। आप पंसारी की दुकान पर जाएंगे और मकरध्वज मांगेंगे तो वो आपको दे देते हैं। मतलब जिस चीज़ का मकरध्वज आप मांगेंगे वो आपको दे देता है। तो इसमें जो मेन सबस्टांस होता है वो पारा और गंधक,
ये दोनों पारंपरिक विधियों के अनुसार द्रव्यों के साथ में मिला करके और फिर इस रस औषधि का निर्माण किया जाता है। इसका महत्व रस शास्त्र की अत्यंत प्रसिद्ध औषधियों में गिनी जाती है। अगला परपटी है। पारद और गंधक से बनी कज्जली को विशेष ताप दे करके पतली परत परपटी के रूप में तैयार किया जाता है। वो परपटी का मतलब परत होबे करता है बच्चों, तो आप लोग ये जान लीजिएगा, पारद और गंधक से बनी जो कज्जली होती है उसको विशेष ताप दे करके जो पतली परत बनाई जाती है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को परपटी बोलते हैं। इसका महत्व जो है वो रसशास्त्र की एक विशिष्ट कल्पना है। अगला जो है कुप्पी पाक रसायन है। कांच की विशेष बोतल कुप्पी में नियंत्रित अग्नि देकर तैयार की जाने वाली रसौषधियाँ, इसको कुप्पी पाक रसायन बोला जाता है। जैसे महत्व इसका रस सिंदूर जैसे अनेक प्रसिद्ध योग इसी विधि से बनाए जाते हैं। इस विधि में पारद की प्रमुख भूमिका होती है। तो ये आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब इसका आसान रियल लाइफ एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए आप केक बना रहे हैं, जैसे मैदा, चीनी, दूध, मक्खन सब है आपके पास, लेकिन बेकिंग पाउडर नहीं है। तो जब बेकिंग पाउडर नहीं होगा तो वो जो आप क्या कहते हैं केक बनाना चाहते हैं उसमें वो फुलाव नहीं आएगा, उसमें वो क्या कहते हैं खुरसपन नहीं आएगा जैसा बनता है वो, तो केक वैसा नहीं बनेगा जैसा बनना चाहिए। इसी प्रकार रस शास्त्र में गंधक, लोहा, अभ्रक, ताम्र ये सब है, लेकिन पारद नहीं है। तो पारद नहीं है तो अनेक रसौषधियाँ नहीं बन पाएंगी, क्योंकि पारद ही उसका सबसे मुख्य तत्व होता है। इसलिए पारद को रसशास्त्र का प्राण, हृदय और प्रधान द्रव्य कहा गया है। अब इसमें देखिएगा योगवाही। योग और वाही ये दो शब्द मिला करके क्या बनते हैं, योगवाही। योग का मतलब औषधियों का संजोग और वाही का मतलब ले जाने वाला। तो जो जिस औषधि के साथ मिले उसके गुणों को शरीर में प्रभावी ढंग से कार्य करने में सहायक हो उसे योगवाही कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा योगवाही से क्या संबंध है। जो जिस औषधि के साथ मिले उसके गुणों को शरीर में प्रभावी ढंग से कार्य करने में सहायक हो उसे योगवाही कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा विस्तार से समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बुखार है, वैद्य ने एक औषधि बनाई जिसमें कई द्रव्य हैं। यदि उस योग में पारंपरिक नियमों के अनुसार पारद युक्त रसौषधि का उपयोग किया गया है तो रस शास्त्र के अनुसार पारद उस योग के प्रभाव को बढ़ाने, उसे शरीर में काम करने में सहायक माना जाता है। ये आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे ये काम करता है। मान लीजिए आपके पास एक कुरियर कंपनी है, तो जैसे दवा जो है वो पार्सल समझ लीजिए, शरीर का मतलब ग्राहक का घर समझ लीजिए, और कुरियर बॉय का मतलब योगवाही समझ लीजिए। अब जैसे कुरियर बॉय पार्सल को सही जगह पहुंचाता है, उसी प्रकार आयुर्वेद में पारद को औषध के गुणों को शरीर में कार्य करने में सहायक माना गया है। अब जैसे सूक्ष्म, इसका शब्द का अर्थ, सूक्ष्म का मतलब अत्यंत महीन, बारीक, सूक्ष्म स्तर तक पहुँचाने वाला। विस्तार से समझिए इसको। रसशास्त्र के अनुसार संस्कारित पारद सूक्ष्म गुण वाला माना गया है। इसका अर्थ है यह शरीर के सूक्ष्म मार्गों में कार्य करने की क्षमता वाला माना गया है। रियल लाइफ का एग्जाम्पल इसका देखिएगा। जैसे मान लीजिए बारिश का पानी बड़ी नाली में भी जाता है, छोटी दरारों में भी पहुंच जाता है। उसी प्रकार आयुर्वेद में पारद के सूक्ष्म गुण का वर्णन मिलता है। मतलब अगर ये आपके शरीर में जाता है तो जहां बड़ी आवश्यकता है वहां पर भी पहुंच जाता है, और जहां कम आवश्यकता है वहां पर भी पहुंच जाता है। मतलब आपके शरीर के कोने कोने में पहुंच करके और लाभ पहुंचाने का काम करता है। रसायन हो गया शब्द का अर्थ। रसायन का मतलब शरीर के पोषण एवं स्वास्थ्य संरक्षण में सहायक चिकित्सा, इसको रसायन बोलते हैं। विस्तार से समझिएगा। आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा का उद्देश्य स्वास्थ्य को बनाए रखना, शक्ति का संरक्षण करना, दीर्घायु का समर्थन करना, शरीर के पोषण में सहायता करना। इसी कारण पारद को रसायन वर्ग में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। रियल लाइफ एग्जाम्पल इसका, जैसे किसी वाहन की समय समय पर सर्विसिंग करने से वह लंबे समय तक अच्छी बनी रहती है, चलती रहती है, उसी प्रकार रसायन चिकित्सा का उद्देश्य शरीर के स्वास्थ्य का संरक्षण करना माना गया है। रसायन गुण के कारण संस्कारित पारद से बनी कुछ औषधियों का उपयोग आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा के संदर्भ में वर्णित है। शीघ्र प्रभाव इसका, जैसे शब्द शीघ्र प्रभाव, शीघ्र का मतलब जल्दी, प्रभाव का मतलब प्रभाव से है, मतलब जो बहुत जल्दी शरीर में प्रभावी हो जाए उसी को शीघ्र प्रभाव कहते हैं। विस्तार से जानिएगा इसको। रसशास्त्र में कहा गया है कि संस्कारित पारद से बनी अनेक औषधियाँ
कम मात्रा में दी जाती हैं, शीघ्र प्रभाव के लिए प्रसिद्ध हैं। इसी कारण रस औषधियों की मात्रा मिलीग्राम में होती है। हमने उपरोक्त में भी आप लोगों को बताया, चूँकि इसकी पोटेंसी इतनी ज़्यादा होती है इसलिए इसको मिलीग्राम में देते हैं, नहीं तो कुछ औषधियाँ ग्राम में दी जाती हैं। जैसे अभी त्रिफला खाना हो तो आपको बता देंगे अपनी उम्र का 1/10 भाग खाइए। जैसे मान लीजिए आपकी उम्र 40 साल है तो आपको 4 ग्राम त्रिफला गुड़ मिला करके, क्या कहते हैं, शहद मिला करके, ये सेंधा नमक मिला करके, ये अदरक सौंठ मिला करके, ये आप पिपली मिला करके, मतलब उसका 1/6 भाग, 1/8 भाग, 1/10 भाग मिला करके उसको खाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि कम मात्रा में इसलिए दी जाती है क्योंकि ये मिलीग्राम में दी जाती है, क्योंकि इसकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है, इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ये बीमारियों पर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, इसलिए जो है इसकी मात्रा कम होती है। रियल लाइफ में इसका एग्जाम्पल जैसे 2 वाहन है, एक साइकिल एक मोटरसाइकिल, दोनों ही एक स्थान पर जाएंगे, लेकिन मोटरसाइकिल जल्दी जाता है और क्या कहते हैं साइकिल धीरे धीरे पहुँचेगा। इसी प्रकार रसायन शास्त्र में औषधियों को अपेक्षाकृत शीघ्र प्रभावी माना गया है। ये आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। इसीलिए रस शास्त्र में और रस औषधियों को अपेक्षाकृत ज़्यादा प्रभावी माना गया है, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत तीव्र गति से होता है। रस औषधियाँ सामान्यतः कम मात्रा में दी जाती हैं तथा आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसका शीघ्र प्रभाव का वर्णन मिलता है। तो चारों गुण एक साथ याद करने की ट्रिक देख लीजिएगा। योगवाही आसान अर्थ में अन्य औषधियों के प्रभाव में सहायक होता है। उदाहरण इसका कुरियर जो पार्सल को पहुंचाता है। सूक्ष्म जो है सूक्ष्म मार्गों तक पहुंचने वाला हो, पानी का छोटी दरारों में पहुंचना। रसायन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, स्वास्थ्य संरक्षण में सहायक होता है। गाड़ी की नियमित सर्विसिंग जरूरी होती है। शीघ्र प्रभाव, कम मात्रा में अपेक्षाकृत जल्दी कार्य कर जाता है। मोटरसाइकिल का जल्दी गंतव्य तक पहुँचना, मतलब ये आपका क्या कहते हैं फंडामेंटल है, और ये आपको क्या कहते हैं लोक उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। पारद का मतलब मरकरी कहाँ प्रयोग होता है, इसको विस्तार से समझिएगा। पारद का उपयोग 2 प्रमुख क्षेत्रों में समझा जाता है, आयुर्वेद जिसको रसशास्त्र और आधुनिक विज्ञान एवं उद्योगों, दोनों जगह पर इसका प्रयोग होता है। जैसे इसमें महत्वपूर्ण क्या है, आयुर्वेद में कच्चे पारद का प्रयोग नहीं किया जाता। ध्यान दीजिएगा, आयुर्वेद में कच्चे पारद का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल शोधन और संस्कार के बाद तैयार की गई औषधियों में इसका प्रयोग होता है। मतलब जो कच्चा पारद होता है, जो कच्चा पारा होता है, उसका प्रयोग आयुर्वेद में नहीं होता है, रस शास्त्र में उसका प्रयोग नहीं होता है। ऐसे पारद जिनका भली भांति शोधन और संस्कार कर लिया जाता है, उन्हीं को क्या कहते हैं, उन्हीं का प्रयोग रस औषधियों के रूप में किया जाता है, नहीं तो नहीं किया जाता है। आयुर्वेद में पारद का प्रयोग, रसशास्त्र में पारद को अनेक औषधियों के निर्माण का मुख्य आधार माना गया है। जैसे कज्जली हो गया आपका, शोधित पारद और शोधित गंधक को लंबे समय तक मर्दन घोटने से काला चिकना और अत्यंत महीन चूर्ण प्राप्त होता है, जिसको कज्जली कहते हैं। इसका उपयोग अनेक रस औषधियों के निर्माण में, रस सिंदूर बनाने के लिए, परपटी बनाने के लिए, कुपीपाक रसायन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण क्यों है ये, इसे रसशास्त्र की बेसिक तैयारी माना जाता है। मतलब रसशास्त्र जो बनता है, जो रसशास्त्र बनाने की विधियां हैं, उसका ये पहला चरण है, यहीं से बनता है, कज्जली से ही। रियल लाइफ एग्जांपल इसका, जैसे घर बनाने में पहले सीमेंट का मिश्रण तैयार किया जाता है, उसी प्रकार कई औषधियों के निर्माण में कज्जली तैयार की जाती है। अब रस सिंदूर देखिएगा क्या है, कज्जली को विशेष कुपीपाक विशेष संसाधित करके बनाई जाने वाली प्रसिद्ध रस औषधि है। रसशास्त्र की प्रमुख रस औषधियों में से एक है। निर्माण में पारद अनिवार्य होता है। रियल लाइफ एग्जांपल, दूध से दही और दही से पनीर बनता है, वैसे ही पारद प्लस गंधक से कज्जली, कज्जली से कुपीपाक, कुपीपाक से प्रक्रिया और फिर रस सिंदूर बन जाता है। ये तरीका है बनाने का। पारद और गंधक दोनों को मिला करके क्या करते हैं, खूब मर्दन करते हैं, खूब घोंटते हैं उसका, इससे जो पहला प्राप्त होगा वो कज्जली प्राप्त होगा। फिर इसी कज्जली से कुपीपाक बना सकते हैं, फिर इसी प्रक्रिया के द्वारा रस सिंदूर बनाया जाता है, मकरध्वज बनाया जाता है। यही प्रक्रिया है। अब जैसे तीसरा है मकरध्वज, क्या है, पारद गंधक तथा पारंपरिक विधियों के अनुसार अन्य द्रव्यों से विशेष प्रक्रिया द्वारा तैयार की जाने वाली रस औषधि है। इसका महत्व क्या है, रसशास्त्र की प्रसिद्ध औषधि है मानी जाती है ये। इसका निर्माण बिना पारद के संभव माना ही नहीं जाता है, ये आप समझ लीजिए। अगला है परपटी। परपटी क्या है, कज्जली को गर्म करके पतली परत के रूप में तैयार किया जाता है, इसे परपटी कहते हैं। मतलब दोनों क्या कहते हैं, पारे और गंधक दोनों को घोटने के उपरांत, खूब घोटने के उपरांत जो महीन बारीक काला चूर्ण प्राप्त होता है, उसको जब गर्म करके और पतले शीट के रूप में उसको चेंज कर दिया जाता है, तो उसी को परपटी कहा जाता है। क्यों बनाते हैं, यह रसशास्त्र की एक विशेष कल्पना है। जैसे
चीनी को पिघलाकर पतली चादर और परत बनाई जा सकती है, वैसे ही कज्जली को विशेष विधि से परपटी के रूप में तैयार किया जाता है। मतलब इसमें ये नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ी घटना हो गई है। ये घटना ऐसे ही है कि जैसे मान लीजिए दोनों को आपस में मिला करके पहले महीन चूर्ण बना लिया गया, फिर अगर परपटी बनाना है तो उसको क्या कहते हैं, एक निश्चित ताप पर गर्म करते हैं तो धीरे धीरे वो पतली पट्टी के रूप में बदल जाता है। जिस तरीके से चीनी को खौला करके हम चाशनी बना लेते हैं, क्या कहते हैं, उसको जमा करके पपड़ी बना लेते हैं, उसी तरीके से जो है इसको भी हम तैयार कर लेते हैं। अब कुप्पी पाक रसायन क्या है? कांच की विशेष बोतल, मतलब कांच की विशेष बोतल माने कुप्पी जो लगी होती है उसमें नियंत्रित ताप देकर तैयार की जाने वाली रस औषधि है। जैसे रस सिंदूर और अन्य कुप्पी पाक योग इसी माध्यम से बनते हैं। महत्व इसका, यह रसायन शास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण निर्माण विधियों में से एक माना जाता है। इसका विभिन्न रस योग को देख लीजिए। रस योग का अर्थ ऐसी आयुर्वेदिक औषधियाँ जिसमें पारद तथा अन्य द्रव्यों का उचित संयोजन किया गया हो। पारद अनेक रस योगों में मुख्य घटक के रूप में वर्णित होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि वे औषधियाँ जिनमें पारद तथा अन्य द्रव्यों का उचित संयोजन किया गया हो, वो है रस योग। और दूसरा, पारद अनेक रस योगों में मुख्य घटक के रूप में वर्णित होता है। अन्य रस योगों में मुख्य घटक के रूप में, क्योंकि ये क्या करता है, ये क्या कहते हैं, रस की पोटेंसी को बढ़ाने का काम करता है, इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट माना जाता है। आधुनिक विज्ञान में पारद का उपयोग देखिएगा, जैसे थर्मामीटर हो गया। पहले बुखार मापने वाले कांच के थर्मामीटर में पारद भरा होता था। हाँ, वो हमने आप लोगों को बताया। काम कैसे करता था? जब ताप बढ़ जाता है तो पारा फैलता है, कांच की नली में ऊपर चढ़ जाता था, जिससे तापमान पढ़ा जाता था कि इतने डिग्री बुखार है इस आदमी को। अब क्यों कम हो गया उपयोग? यदि थर्मामीटर टूट जाए तो पारद बाहर निकल सकता है, जो स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए अब डिजिटल थर्मामीटर आ गए हैं और उसमें पारे का उपयोग नहीं होता है। वो इलेक्ट्रॉनिक बैटरियों पर संचालित होने वाले क्या कहते हैं, पारे क्या कहते हैं, थर्मामीटर आ गए हैं, इसलिए इसका कोई ज़रूरत नहीं होता है। दूसरा बैरोमीटर है। वायुमंडल के ताप और दाब को मापने के लिए, वायुमंडल के दाब को मापने का जो यंत्र होता है उसको बैरोमीटर बोलते हैं। इसमें पारद क्यों भरा होता है? पारे का घनत्व तो बहुत अधिक होता है, इसलिए यह इस कार्य के लिए उपयुक्त माना गया था। अगला क्या है? अगला है वैज्ञानिक उपकरण। पहले कुछ प्रयोगशालाओं में पारद का उपयोग विभिन्न मापन उपकरणों और वैज्ञानिक प्रयोगों में किया जाता था। आज सुरक्षा कारणों से कई स्थानों पर इसके विकल्प आ चुके हैं, इसलिए इसका उपयोग कम हो गया है। कुछ औद्योगिक उपयोग इसका देखिएगा। अतीत में पारद का उपयोग कुछ विशेष औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे विद्युत उपकरणों में होता था, लेकिन स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण इसका उपयोग कई देशों में सीमित और बंद कर दिया गया। आज पारद का उपयोग कम क्यों हो गया है? आधुनिक विज्ञान के अनुसार मरकरी ये बहुत ही विषाक्त टॉक्सिक हो सकता है। इसके कारण यह तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है, पर्यावरण में लंबे समय तक बना रह सकता है, जल एवं मिट्टी को प्रदूषित कर सकता है। इसी कारण कई देशों ने इसके उपयोग पर कड़े नियम बनाए हैं। जहां संभव हो डिजिटल या अन्य विकल्प अपनाए गए हैं। अब जैसे इसका देखिएगा क्षेत्र और पारद का उपयोग देखिएगा। आयुर्वेद में कज्जली, रस सिंदूर, मकरध्वज, ध्वज, परपटी, कुप्पी पाक रसायन और विभिन्न रस योगों का निर्माण किया जाता है। आधुनिक विज्ञान में थर्मामीटर, बैरोमीटर, कुछ वैज्ञानिक उपकरण वर्तमान में सुरक्षा कारणों से उपयोग काफ़ी कम है। मतलब ऐसी चीज़ें बनाई जाती थी, थर्मामीटर, बैरोमीटर जैसी चीज़ें बनाई जाती थी, लेकिन क्या कहते हैं, चूँकि ये स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक हो सकता है और क्या कहते हैं पर्यावरण की दृष्टि से भी हानिकारक हो सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा इसका उपयोग कम कर दिया गया जब से इसके विकल्प आ गए इलेक्ट्रॉनिक सामानों के, तब से। इसे याद रखने की ट्रिक देखिएगा। आयुर्वेद में पारद रस औषधि के निर्माण का आधार है। आधुनिक विज्ञान में पारद मानव उपकरणों में ऐतिहासिक उपयोग अब सीमित उपयोग है। पारद का शोधन देखिएगा। प्योरिफिकेशन ऑफ मरकरी क्या है? शोधन का अर्थ देखिएगा। शोधन शब्द शुद्ध से बना है। शुद्ध का मतलब स्वच्छ और दोष रहित, मतलब जिसमें कोई कमी ना हो, कोई अशुद्धि ना हो, कोई क्या कहते हैं समस्या ना हो, ऐसी चीज़ों को शुद्ध कहते हैं। शोधन का मतलब दोषों को दूर करके किसी द्रव्य को औषधि योग्य बनाना। शोधन का मतलब क्या होता है? शोधन का मतलब जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आपके पास है और वो अशुद्ध है, तो उसको जब आप शुद्ध कर देंगे, चाहे जिस प्रक्रिया के द्वारा आप उसको शुद्ध कर देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? वही उसी को शोधन बोलते हैं। तो दोषों को दूर करके किसी द्रव्य को औषध योग्य बनाना, ये शोधन कहलाता है। परिभाषा इसका, जिस प्रक्रिया द्वारा पारद के दोषों एवं अशुद्धियों को दूर करके उसे औषध निर्माण के योग्य बनाया जाता है, उसे पारद या शोधन कहते हैं। अगला देखिएगा, शोधन, पारद का शोधन क्यों आवश्यक है? यह रसशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। प्राकृतिक अशुद्धियों को दूर करने के लिए
मतलब जो पारद प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है उसमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ हो सकती हैं। ये सबको पता है कि जो चीज़ें प्राकृतिक रूप से मिलती हैं उसमें तमाम सारी अशुद्धियाँ होती हैं। उसको फिल्टर किया जाता है, उसको संशोधित किया जाता है, उसको संस्कारित किया जाता है, उसको शुद्ध किया जाता है, तब जाकर के उपयोग लायक होती हैं। इसलिए इसे सीधे औषधि निर्माण में उपयोग नहीं किया जाता है। सही बात है। औषध निर्माण के योग्य बनाने के लिए क्या कच्चा पारद यह औषधि नहीं होता है। सबसे पहले इसका शोधन किया जाता है, फिर उससे कज्जली, रस, सिंदूर, मकरंद ध्वज आदि रस औषधियाँ बनाई जाती हैं। दोषों को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? रसशास्त्र में पारद के कुछ दोषों का वर्णन मिलता है। शोधन का उद्देश्य इन दोषों को दूर करना और पारद को संस्कार योग्य बनाना होता है। सुरक्षा के लिए क्या है? आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अशोधित पारद का चिकित्सीय उपयोग नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसे पारद जिसको संशोधित नहीं किया गया, जिसको संस्कारित नहीं किया गया, जिसका शोधन नहीं किया गया है, उसका बिल्कुल उपयोग ना किया जाए। इसलिए पहले शोधन और आवश्यक संस्कार किए जाते हैं, फिर उसके बाद उसका रसशास्त्र में उपयोग किया जाता है। गुणों को विकसित करने के लिए शोधन के बाद पारद को आगे के संस्कारों के लिए तैयार किया जाता है, जिससे वह रस औषधियों के निर्माण में उपयोगी बन सके। एक आसान उदाहरण इसका, जैसे चावल, खेत से आए चावल में मिट्टी, भूसी और छोटे कंकड़ हो सकते हैं। क्या आप इसे सीधे पका देंगे? नहीं पका सकते हैं, क्योंकि खाने के लिए साफ़ सुथरा चाहिए। पहले उसको साफ़ करेंगे, फिर धोएंगे, फिर पकाएंगे। ठीक है। उसी तरीके से कच्चा पारद, इसका शोधन किया जाएगा, फिर इसका संस्कार किया जाएगा, फिर इसका औषध निर्माण किया जाएगा, तब ये रोगी को दे करके उसको लाभान्वित किया जाएगा। पारद का शोधन कैसे किया जाता है यहाँ पर देखिएगा। रस शास्त्र के विभिन्न ग्रंथों में कई शोधन विधियाँ वर्णित हैं। इनमें प्रयुक्त द्रव्य और क्रम में कुछ अंतर हो सकता है। सामान्य रूप से प्रक्रिया का उद्देश्य यह होता है कि पारद को विभिन्न द्रव्यों के साथ संसाधित, मर्दन, स्वेदन, धावन आदि करके इनकी अशुद्धियों को दूर किया जाता है। क्या क्या करके? मर्दन करके, स्वेदन करके, धावन करके इनकी अशुद्धियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। प्रमुख चरण जो है इसका, जैसे स्वेदन है, स्वेदन का मतलब गर्म करना। पारद को औषधीय द्रव्यों के साथ विशेष यंत्र, जैसे दोला यंत्र में नियंत्रित रूप से गर्म किया जाता है। तो जब इसको गर्म किया जाएगा तो इसकी शुद्धियाँ ढीली हो जाएंगी। आगे की प्रक्रिया के लिए पारद को तैयार किया जाता है। मर्दन का मतलब क्या है? खूब घोंटना, ग्राइंडिंग करना, रगड़ना, खूब रगड़ना। पारद को विभिन्न औषधीय द्रव्यों ग्रंथानुसार के साथ लंबे समय तक खरल में घोटा जाता है। पारद का सूक्ष्मीकरण हो जाता है, अशुद्धियों को अलग करने में सहायता मिलती है। धावन क्या है? मर्दन के बाद पारद को अच्छी तरीके से धोया जाता है। उपर्युक्त द्रव्यों और ढीली हुई अशुद्धियों को हटाया जाता है इस प्रक्रिया के द्वारा। छनाई, फिल्ट्रेशन जिसको कहते हैं, पारद को कपड़े आदि से छाना जाता है ताकि अशुद्धियाँ अलग हो जाएं। इसका पुनः शोधन का मतलब क्या हो गया? आवश्यकता अनुसार उपरोक्त प्रक्रियाएं दोहराई जाती हैं। जब पारा शुद्ध माना जाता है तब उसे आगे के संस्कार के लिए उपयोग कर दिया जाता है। शोधन के बाद क्या होता है? अब शोधन के बाद की प्रक्रिया आप देखिएगा यहाँ पर। शोधन के बाद पारद का उपयोग निम्न तैयारियों में किया जाता है, जैसे कज्जली बनाने में रस, सिंदूर, मकरंद ध्वज, परपटी, कुपी, पाक रसायन और अन्य रसयोगों का निर्माण किया जाता है इसी पारद के द्वारा, जब वो शुद्ध हो जाता है। तो पारद से बनने वाली प्रमुख रस औषधियाँ एवं उनके उपयोग का चार्ट देखिएगा। नीचे दिए गए आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णित पारंपरिक उपयोग हैं। इन रस औषधियों का सेवन केवल योग आयुर्वेद चिकित्सक की देखभाल में करना चाहिए। जैसे क्या है? औषधि आपका कज्जली हो गया, इसमें मुख्य घटक शोधित पारद धन शोधित गंधक, ये दो चीज़ें, मतलब पारद और गंधक ये दोनों शोधित मात्रा में इसमें मुख्य घटक के रूप में विद्यमान होती हैं। तो मुख्य रोग और उसका उपयोग किया जाता है, जैसे त्वचा रोग में प्रयुक्त कुछ रस योग, ज्वर, पाचन संबंधी योगों का आधार, मतलब अगर किसी व्यक्ति को त्वचा का रोग है तो त्वचा रोगों में प्रयुक्त कुछ रस योग, माने त्वचा रोग है तो उसको दिया जाता है। ज्वर, पाचन संबंधी में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसमें क्या कहते हैं? इसका मुख्य कार्य देखिएगा। अनेक रस औषधियों का आधार जो बेस होता है वो प्रिपरेटी ऑन होता है। ठीक है, इसी को समझिएगा। रस, सिंदूर आपका पारद हो गया। पारद आपका देखिएगा, पारद प्लस गंधक, मतलब ये कुपी पाक विधि से तैयार किया जाता है। कैसे तैयार किया जाता है? रस, सिंदूर, पारद और गंधक कुपी पाक विधि से। तो ये जीर्ण ज्वर, श्वास, कास, पाचन विकार आदि में चिकित्सक के निर्देशानुसार दिया जाता है। अब चूंकि ये योगवाही कम मात्रा में प्रयुक्त, योगवाही है इसलिए कम मात्रा में प्रयुक्त रस औषधि होती है। अगला है मकरंद ध्वज। ये पारद, गंधक, स्वर्ण
परंपरागत योगों से मिला करके बनाया जाता है। इसमें रसायन, चिकित्सा, दुर्बलता, बल एवं ओज वृद्धि के संदर्भ में वर्णित है। रसायन एवं बलवर्धक गुणों के लिए प्रसिद्ध है ये। अगला रसमाणिक्य क्या है? हरताल आदि विशेष द्रव्य इसमें मिलाए जाते हैं। कुछ त्वचा रोग, कफजन्य विकार विशिष्ट संकेतों में ये दिया जाता है। कफहर एवं त्वचा संबंधी योग में ये लाभकारी होता है। अगला है परपटी। पारद पलक प्लस गंधक से बनी कज्जली ग्रहणी, अतिसार, पाचन संबंधी विकारों को दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये अग्निदीपन होता है एवं पाचन में सहायता। अग्निदीपन का मतलब आपकी जठराग्नि को तेज करता है और आपके भोजन को पचाने में सहायता करता है। पंचामृत प्रॉपर्टी क्या है? पारद, गंधक, लौह और अभ्रक, ताम्र, इन सबको मिला करके बनाया जाता है। ये ग्रहणी में, अजीर्ण में, पाचन विकार में ये काम करता है। मतलब पाचन शक्ति को समर्थन देने हेतु ये रसौषध तैयार की जाती है। बोल प्रॉपर्टी क्या है? पारद, गंधक और अन्य द्रव्यों को मिला करके बनाया जाता है। आंत संबंधी जो विकार होते हैं उनको दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ग्रहणी एवं पाचन तंत्र के लिए उपयुक्त होता है। रस प्रॉपर्टी क्या है? पारद और गंधक को मिला करके ये अतिसार और ग्रहणी पर काम करता है, मतलब पाचन तंत्र के उपयोग में सहायता प्रदान करता है। रसेंद्र रस क्या है? ये पारद, गंधक तथा अन्य धातु भस्मों से मिला करके बनाया जाता है। इसमें वातजन्य, स्नायु संबंधी विकारों के पारंपरिक संदर्भ में ये प्रयुक्त होता है। योगवाही एवं सहायक रस योग है ये। अगला है त्रिभुवन कीर्ति रस। जैसे पारद, गंधक एवं अन्य द्रव्य जो हैं वो ज्वर, सर्दी, कफ, वायरल जैसे लक्षणों के पारंपरिक उपयोग को दूर करते हैं। ज्वर हर एवं कफहर योग को दूर करते हैं। आनंद भैरव रस है, ये पारद और गंधक से मिलाया जाता है। ये अतिसार, उल्टी, जठरांत और विकार को दूर करता है, मतलब पाचन संबंधी रसयोग को तैयार करता है। संजीवनी बटी पारद, गंधक, वत्सनाभ शोधित रहेगा एवं अन्य द्रव्यों को मिला करके बनाते हैं। ये काम किस पर करता? अजीर्ण, आमदोष, ज्वर और परंपरागत उपयोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। आम, पाचन एवं अग्निदीपन का काम करता है ये। तो इस तरीके से भी आप लोगों ने जो चार्ट देखा कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है वो आप लोगों ने भली प्रकार से जान लिया। रोग के अनुसार प्रमुख पारद युक्त औषधियाँ जो हैं उसमें रोग देखिएगा और प्रमुख पारद युक्त औषधियाँ देखिएगा। जैसे बुखार है, त्रिभुवन कीर्ति रस। क्या है? त्रिभुवन कीर्ति रस। रस सिंदूर और संजीवनी बटी, ये किस में काम करते हैं? ये ज्वर में काम करते हैं। ग्रहणी में पंचामृत परपटी और रस परपटी का उपयोग किया जाता है। अगर किसी आदमी को अतिसार है तो आनंद भैरव रस और रस परपटी दिया जाता है। अगर किसी आदमी को अजीर्ण है तो संजीवनी बट्टी और पंचामृत परपटी दिया जाता है। अगर किसी आदमी को खांसी है तो रस सिंदूर उचित चिकित्सीय परामर्श से दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत क्या कहते हैं, इसकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा होती है तो ज़्यादा हो जाने पर नुकसान कर जाएगी, इसलिए चिकित्सीय परामर्श से ही दिया जाता है। अगला श्वास है। अगर मान लीजिए किसी को श्वास संबंधी बीमारी है तो उसको रस सिंदूर उचित चिकित्सीय परामर्श से दिया जाता है। अगर मान लीजिए कोई आदमी शरीर से कमज़ोर है तो मकरध्वज ध्वज ये चिकित्सीय देखरेख में दिया जाता है। अगर किसी को त्वचा विकार है तो रसमाणिक्य युक्त कुछ रस योग, कज्जली आधारित योग उस रोगी को दिया जाता है और ताकि उसका शरीर जल्दी स्वस्थ हो जाए। परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण पारद युक्त औषधियाँ याद रखें, जिसे कज्जली है सभी रस औषधियों का आधार है। दूसरा है रस सिंदूर, ये प्रसिद्ध कुपीपाक रसायन है। मकरध्वज प्रसिद्ध रसायन योग है। रस परपटी ग्रहणी एवं पाचन विकार को दूर करता है। पंचामृत परपटी पाचन तंत्र के रोगों को दूर करता है। त्रिभुवन कीर्ति रस ये बुखार में काम करता है। संजीवनी बटी आमदोष एवं अजीर्ण को दूर करता है। रसेंद्र बात एवं स्नायु संबंधी विकारों को दूर करता है। तो एक बार पुनः ये हमारा जो यूपी SSSC आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का जो बैच चल रहा है, जिसमें हम आप लोगों को वीडियो क्लासेस 10,000 MCQs, क्लास PDF, डेली क्यूज, ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। और अब आप लोगों के जितने भी वीडियोज जाएंगे, जितने भी MCQs जाएंगे, वो सब आपके टॉपिक से संबंधित होंगे। बिल्कुल मिस मत करिएगा। आप लोग धैर्यपूर्वक हमारे साथ बने रहें, निश्चित ही आपका कल्याण होगा। जय हिंद।